चलिए क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इनके साथ साथ प्रैक्टिस करिए और वीडियो के एंड में मुझे बताना आपका कितना स्कोर आज की महामैराथन क्लास के अंदर आपका हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला दिया है कि विकास एक आयामी होता है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। विकास कभी भी एक डायमेंशनल यानी कि एक आयामी नहीं होता। विकास के आपके अलग अलग आयाम यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास आपका फिजिकली होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशली होता है और आपका इमोशनली होता है। तो विकास के आपके मल्टी डायमेंशनल होते हैं, विकास आपका बहुआयामी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहां पर आपका गलत हो गया। विकास एक दिशाई होता है यानी कि विकास एक दिशा में चलता है, यह भी ऑप्शन आपका गलत है। विकास एक दिशा में नहीं चलता, विकास आपका अलग अलग दिशाओं में चलता है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विकास एक असतत प्रक्रिया यानी कि एक आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास एक आपका कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है जो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, या कह सकते हो गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलता है यानी कि वोम टू टोम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जब तक मरता नहीं है तब तक आपका विकास चलता रहता है। तो एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस होता है जो आपका विकास होता है। तो विकास सतत प्रक्रिया है, ना कि आपकी असतत प्रक्रिया है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि विकास की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है और आपका सिफेलोकोडल होता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में बड़ी धूम मचाई थी आपके सिफेलोकोडल और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल ने। देखिए, विकास आपका सिफेलोकोडल भी होता है यानी कि विकास जो होता है आपका सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, कैसा होता है विकास आपका? सिर से पैर की ओर होता है। यानी जो बच्चे का विकास होगा, पहले बच्चे का विकास सर का होगा, सर से नीचे आते हुए फिर उसके शोल्डर का विकास होगा, फिर नीचे छाती तक जाते हुए बाकी के हिस्सों की ओर जाते हुए पैरों की ओर जाते हुए उसका विकास चला जाएगा। यानी विकास पहले सर से होते हुए बाकी के नीचे हिस्से की ओर जाते हुए उसका विकास होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चा पहले अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपनी क्रियाएं करता है। वो हंसेगा या फिर अपने माइंड के अंदर कुछ अपना सोचेगा, फिर अपने हाथों को हिलाएगा, कंधों को हिलाएगा। मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ग्रिपिंग पावर बहुत मजबूत होती है। आप उनके हाथ में कोई चीज दे दो, पेन दे दो, उसकी ग्रिप इतनी मजबूत पकड़ेंगे आप उसको छुटा नहीं सकते। लेकिन उनके पैरों के मूवमेंट के मुकाबले उनकी ग्रिप बहुत मजबूत मिलेगी, लेकिन पैर के मुकाबले पैरों में उतनी जान नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास हो रहा है वो सिफेलोकोडल के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए उनकी ग्रिप इतनी मजबूत रहती है। तो ये कौन सा विकास आपका? सिफेलोकोडल हो गया, जो आपका सर से पैर की ओर चलता है। दूसरा विकास होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जो आपका सेंटर से आपका मध्य से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर चलता है। ये होता है आपका विकास, आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा कि विकास आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशाओं में होता है, यानी एक दिशा में आपका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर निपट गया। बढ़ते अगले की ओर। भाई एक काम करिए, आज वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि कंपटीशन तो आपका किसी से है नहीं, किसी दूसरे का भला हो जाएगा। क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हो और अगर मैं छाट के लाया हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, डेफिनेटली आएंगे यहां से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल यानी कि फेल रह जाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? भाई एक पानी था एक छोटे लंबे और संकीर्ण गिलास में, ये रहा आपका गिलास लंबा और एक आपका संकीर्ण गिलास। ठीक, ये क्या बनना है साथ के साथ? ठीक है, ये आपका लंबा और संकीर्ण गिलास है, इसमें आपका पानी भरा हुआ था। अब इस पानी को एक चौड़े बर्तन में आपका ट्रांसफर कर दिया, इस पानी को चौड़े बर्तन में आपका शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब पानी इसमें आ गया, बट जो बच्ची थी इस प्रोसेस को समझने में फेल हो गई, इसको समझने में आपकी क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि आपका विफल हो गई। तो लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है,
यहां पर जितना पानी था उस पानी को इसमें आपका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन बच्ची इसको समझने में फेल हो गई। तो क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसका क्या कारण है, ये कौन सा कंसेप्ट है जिसको बच्ची नहीं समझ पाई। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी कि वह इरिवर्सिबिलिटी की सोच नहीं रखती, जिसका दूसरा नाम है आपका अपलटावी का गुण नहीं रखती। किसका? अपलटावी का गुण नहीं रखती, जिसमें बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता। अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा 2 + 4 कितने होते हैं, वो कहेगा 6 होते हैं। अच्छा, अगर हमने कही 4 + 2 कितने होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे संबंधित जीन पियाजे ने एक अपना एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट जीन पियाजे ने करा अपने बच्चे के ऊपर, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। जीन पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। जीन पियाजे ने क्या काम करा? जीन पियाजे ने अपने घर से जो उसके बच्चे की दूरी थी स्कूल की, ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि बेटा आज मैं तुझे तेरे स्कूल छोड़ने ले जाता हूं, ठीक है, तो स्कूल में तुझे लेकर चलता हूं आज। तो उसने कहा, बच्चे ने, ठीक है पापा, आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूं। तो जीन पियाजे अपने घर से लेकर चल दिया अपने बच्चों को, और इस तरीके से रास्ते पर ले जाकर उसको स्कूल छोड़ने चला गया। बच्चा स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने के बाद पियाजे साहब ने कहा कि अब बेटा तुम स्कूल अपने आप वापस चले जाओगे। बच्चे ने कहा, नहीं पापा, मैं वापस तो नहीं जा सकता। उसने कहा, क्यों? अब यहां पर तो तुम स्कूल आ गए हो, तुमने रास्ता देख लिया, तो तुम वापस क्यों नहीं जा सकते? कहने लगा, नहीं पापा, वापस तो नहीं जा सकता मैं। तो यही चीज वो जीन पियाजे ने इस कंसेप्ट को निकाला कि यहां पर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख रहा है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को जो पानी रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, पानी है, तो पानी को अगर फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रखने के बाद पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? पानी बर्फ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस बर्फ को पानी में यानी लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात करी जाएगी, बच्चा इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब बच्चा इन चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीखता, तो इसको अपलटावी का गुण कहा जाता है। और जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कौन सी? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। इसमें बच्चा अपलटावी के गुण के बारे में समझ नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जब जीन पियाजे की आलोचना, इसमें एक आपकी आलोचना भी दिखती है। पहली आलोचना ये दिख गई कि भाई इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। दूसरी आलोचना ये दिखती है, जो आपकी सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी सेकंड स्टेज है, इन्होंने सेकंड स्टेज को कमतर आंका गया। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सेकंड स्टेज को इन्होंने कम महत्व दिया, यानी कम आंका। ये इनकी सेकंड आपकी आलोचना है। तीसरी आलोचना ये थी कि जो इन्होंने अपनी 4 स्टेज दी थी, उनको अपरिवर्तनशील माना, यानी उन्होंने बताया कि इनके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। ये इनकी तीसरी आलोचना थी। भाई आप लोग मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा, मैं पियाजे साहब की जो है इस थ्योरी को अभी गलत करता हूं। अगर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा, बट अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे दे, अगर जैसे मान लीजिए उसका बच्चा यहां पर स्कूल चला गया, अगर हम 2-4 दिन उसको स्कूल से घर पहुंचाए, फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर पहुंचाए, तो क्या बच्चा रास्ते को समझ नहीं पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। बट बच्चे, पियाजे ने कहा कि ये जो स्टेजेस है, ये जो मैंने ये चीजें बताई है, ये अनचेंजेबल है, इनमें चेंज नहीं हो सकता। बट अगर हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे दे, अगर हम बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण दे दे, उसको ट्रेनिंग दे दे, तो इन स्टेज के अंदर या इन कंसेप्ट के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो पर ये जो आपके जीन पियाजे है, उनकी कुछ आलोचनाएं हुई थी जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। यही से जुड़ा हुआ आपके कुछ और क्वेश्चन भी निकलते हैं। दूसरा है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। जो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। पिछली बार सीटेट के एग्जाम में आया कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, वो आपका बच्चे का किस स्टेज के अंदर आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को आपके सीबीएसई वालों ने माना प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। हालांकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके अंदर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद उसके सामने क्या गोल है? खाने का या पीने का गोल है। तो उसको पाने के लिए बच्चा अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्या काम करना शुरू करता है? बिहेवियर, यानी कि व्यवहार करना शुरू कर देता है। अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज करके व्यवहार करना शुरू कर देता है। बट पिछली बार जब यह क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा, तो एग्जामिनर ने सेंसरी मोटर स्टेज को आपके एग्जाम में नहीं दिया। जब आपके ऑप्शन में एग्जाम में नहीं इस ऑप्शन को दिया, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को उसने माना।
अगर आपके एग्जाम में प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं दिया तो आप सेंसरी मोटर स्टेज को लगाना, अगर सेंसरी मोटर स्टेज नहीं दिया तो आप लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ आप लोग चले जाना। ठीक है, तो ये बात होगी आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की। अगला ऑप्शन है आपका कि वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस ऑप्शन को नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों यार बहुत मजे लेते हो, मेरे फेसबुक के ऊपर दुनिया भर के मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे। ठीक है, इसको बताता हूं, दोबारा बताता हूं, लेकिन मजाक कोई नहीं उड़ाएगा इसका। और पिछली बार सीटेट में सबसे ज्यादा यही आपका पूछा गया था कि बच्चा सिंबॉलिक थॉट के बारे में जानना शुरू कर देता है, प्रतीकों के बारे में जानना शुरू कर देता है। आप बच्चों को किसी भी चीज के बारे में पूछिए, आप कहोगे बच्चों के सामने की साइकिल, तो साइकिल की इमेज एकदम उसके माइंड के अंदर छप जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि बच्चा एक चिप्स की फोटो को देखकर या बच्चा एक चिप्स को देखकर कहती है तितली, यानी चिप्स को देखकर कहती है तितली, तो यहां पर बच्चे के अंदर कौन सी समझ विकसित हो गई है? तो बच्चे के अंदर यहां पर सिंबॉलिक थॉट की समझ विकसित हो गई है, यानी प्रतीकों की समझ यहां पर विकसित हो गई है। अब मैंने यहां पर एक दो बार एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे हम बचपन के अंदर खेलते थे, एक हमने लकड़ी का डंडा ले लिया, झाड़ू ले ली, पैरों के नीचे लगाया और फिर दो तीन अपने दोस्त पीछे करा लिए और हमने खेलना शुरू कर दिया, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। इस तरीके से खेला करते थे ना हम अपने बचपन के अंदर। तो यहां पर देखिए जो डंडा है या जो झाड़ू है, हमको पता है कि घोड़ा किस तरीके से चलाया जाता है और किस तरीके से आवाजें निकाली जाती है। तो जो सिंबॉलिक थॉट हमारे माइंड के अंदर आती है ना, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सिंबॉलिक थॉट का ज्ञान हो जाता है, यानी प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है। आप बच्चों के सामने साइकिल बोलोगे, उसके माइंड में साइकिल की इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्रतीकों का ज्ञान बच्चों को आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं बच्चे के प्रति, ये चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, ये आविष्कार किसने किया? सचिन सर ने करा। तो भाई एग्जाम्पल देता हूं, उसको इतना मत खींचा करो। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए, नकल नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं बचा आपका। तो आंसर इसमें आपका समझ गए, आंसर इसमें आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। जैसे जब छोटे बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, तो हमने उनको घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, फिर उनकी पीठ पर बैठ गए, चलो मेरे हाथी चलो। ठीक है, या हाथी की तरह आवाज निकालो, इस तरीके से कराते थे। तो देखो हाथी हमने रियल में नहीं देखा, वैसी अपना अप्रत्यक्ष रूप से देख लिया, आप फिल्मों में देख लिया, बट हमें हमारे माइंड के अंदर वो सिंबॉलिक थॉट विकसित हो गई कि ऐसे दिखता है, ऐसे आवाज निकालता है। ठीक है, तो यही आपकी जो प्रतीकों की समझ बच्चे के अंदर आ जाती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक जी, मॉक टेस्ट का रिजल्ट कैसे पता करोगे? जब मॉक टेस्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, उसको सबमिट करने के बाद व्यू सॉल्यूशन आता है, उस पर ओके करना, तो वहां पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा कि कितना आपने स्कोर करा है। और स्कोर करने के बाद फिर उसमें आप अपने चेक कर लेना कौन सा आपके गलत है, कितना आपके सही है, तो वो पूरा का पूरा समरी आपकी आ जाती है मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और मैच द फॉलोइंग से बढ़कर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, पहले मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पर कुछ आपके लर्निंग डिसऑर्डर यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज दी हुई है, और आपको बताना है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज किससे जुड़ी हुई है। ठीक, जैसे पहले यहां पर दिया हुआ है डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया का मैंने बताया था, डिस्फेजिया के अंदर क्या आया हुआ है? फेज, यानी फंसने की साउंड आ रही है। जब कोई बच्चा अपनी भाषा में फंस जाता है, बोलते बोलते फंस जाता है, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो होता है आपका डिस्फेजिया। आपका भाषा से संबंधित आपका विकार होता है, लैंग्वेज से संबंधित आपका विकार होता है, तो ये होता है आपका डिस्फेजिया। ठीक है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका होता है, कौन सा? लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पहले का आपका हो जाएगा, फोर्थ आंसर पहले का हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा आपका, मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार हो जाएगा। जब बच्चा अपनी आंखों का और हाथों का कनेक्शन सही से नहीं बना पाता, तो आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। जैसा अगर ये पेन है, अगर मैंने किसी बच्चे की तरफ को उछाला तो उसको सही से नहीं पकड़ पाएगा। देखो मैं तो इसको पकड़ लूंगा, तो मेरे अंदर तो नहीं है, तो मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन अगर किसी बच्चे की तरफ को उछालेंगे तो अपनी आंखों का और अपने हाथों का कनेक्शन सही से नहीं बना पाता, तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया आपका मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार होता है, उसको अपने मोटर कंट्रोल नहीं कर पाता बच्चा। ठीक, अगला है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है? आपके कैलकुलेटर की। तो गणना से, कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी इस तरीके के आपके विकार होते हैं, वो होते हैं आपके डिस्कैलकुलिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिस्कैलकुलिया होते हैं। कहा गया भाई आपका, तो ये रहा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इससे संबंधित सारे विकार आपके डिस्कैलकुलिया हो जाएंगे। अगला बच्चा आपका ग्राफिया। जब बच्चों को लिखने से संबंधित जितने भी आपके विकार हो,
चाहे बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, शब्दों को उल्टा लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, सो को वाज लिख रहा है, या लिखने में वो फ्लुएंटली तरीके से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, धारा प्रवाह में नहीं लिख पा रहा है, लिखने से संबंधित ए टू जेड जितने विकार होंगे वो आपके डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। तो ये आपके लिखने से संबंधित आपके सारे विकार आपके डिस्ग्राफिया हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग आपका बन गया, ठीक। ये हो गई आपके लिखने से संबंधित विकार। यहां पर आपका एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलता है कि जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, इनके सफल समावेशन के लिए, इनके सफल इंक्लूजन के लिए आपको क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अब मैं यहां पर एक लर्निंग डिसऑर्डर ले लेता हूं। मैंने एक लर्निंग डिसऑर्डर ले लिया डिस्ग्राफिया का। अगर कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो इसके सफल समावेशन के लिए किन रणनीतियों को अपना सकते हो आप लोग, उसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि उसका क्या सही आंसर हो सकता है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल सही, चलो नजर डालते भाई इसके ऊपर। अगला आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताओ भाई भावी शिक्षकों, आप लोग भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अगर आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं तो क्या काम करोगे आप लोग। पहला, मानकीकृत पद्धतियों, भाई ये वर्ड अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए इसको देखते गलत काट देना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सीबीएसई वालों से सेटिंग है, मैं सही करवा दूंगा आपका, ठीक है। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिले या मानकीकृत आपको देखने को मिले, यह समझ जाना आपका नेगेटिव है। चाहे आपका मानकीकृत पेपर हो, मानकीकृत टेस्ट हो, मानकीकृत आकलन हो, XYZ कुछ भी हो, मानकीकृत आपको मिलना चाहिए। मेरा नाम लेके काट देना, बाकी सब मैं देख लूंगा अपने आप, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी मानकीकृत टेस्ट आपकी पेपर उनका यूज नहीं कर सकते और इसको ज्यादा ज्यादा कम करने की बात आपके करी जा रही है। इस पद्धति का यूज आज की डेट में हम इसको कर नहीं सकते, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए। अगर कोई बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको दूसरे मेथड से समझाओ, अलग अलग TLM का यूज करो। तो सबसे बढ़िया मेथड अभी तक तो दूसरा लगा है मुझे। अगला है रटन आधारित अधिगम को, देखो बात आ गई यहां पर रोट लर्निंग की बात आ गई। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। हमको बच्चों को रोट लर्निंग करानी नहीं है, हमें तो खुद सीबीएसई वालों ने कह दी कि सचिन भाई साहब इन्हें पढ़ा रहे हो तो इनको रटाना मत ये अपन, ठीक है, वरना फेल कर देंगे सबको सब। तो हमको रोट लर्निंग नहीं करानी, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है बच्चों को। तो रोट लर्निंग कहीं भी आपके एग्जाम में देखने को मिले, बड़ा सा कट मार देना उसके ऊपर, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमको बच्चों को लेकर जाना है। अगला है पेपर पेंसिल आधारित टेस्ट। देखो जहां पर भी पेपर पेंसिल टेस्ट आपको देखने को मिले, मानकीकृत टेस्ट आपको देखने को मिले, ठीक है, वर्कशीट वाले टेस्ट आपको देखने को मिले, या आपको नंबर या ग्रेड के लिए आपको पेपर वाले टेस्ट आपको देखने को मिले, ये टेस्ट आपके सारे के सारे नेगेटिव आपके टेस्ट है, इनके साथ आप बिल्कुल भी मत चले जाना, ठीक है। आप कहोगे हमारे तो यही टेस्ट होते थे, तो भाई हम सब लोग भुक्तभोगी है, अब बच्चों के साथ ही वाले काम नहीं हो सकते। अब बच्चों को नए नए तरीके के दूसरे माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ेगा, वो जब क्वेश्चन आता है जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे, ठीक। तो बच्चों को आपको अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच के साथ, अलग अलग साधनों के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है जी। करते रहिए भाई, आप वीडियो को शेयर करते रहिए, आज तो आपका काम बनता है वीडियो को शेयर करने का। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, वो आपको बताना है। देखिए NEP 2020 कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार आपने पढ़ी भी हुई है। जब NEP 2020 के अंदर दिव्यांग छात्रों की बात आती है तो NEP 2020 ने क्या काम करा, जो आपका RPWD एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उसको पूरा का पूरा उठाकर रख दिया। जो बात आपके RPWD एक्ट के अंदर कही गई है कि भाई हम 5 साल के बाद बच्चों का सर्वे करेंगे, हम जो है जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, अगर एग्जाम का टाइम रहेगा तो हम दिव्यांग बच्चों को अलग से कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हम जो दिव्यांग बच्चे रहेंगे उनको कुछ स्क्राइब की सुविधा अलग से देंगे, हम दिव्यांग बच्चों को कुछ TLM अलग से देंगे, हम दिव्यांग बच्चों को कुछ किताबें वगैरह अलग से देंगे।
तो इस तरीके से कुछ प्रावधान की बात, कुछ अधिकारों की बात आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कही गई है। किसके? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कही गई है, जो आपका 2016 वाला है, ठीक है, जिसमें जो आपकी दिव्यांगता है, आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं कर दी गई है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एनईपी 2020 द्वारा किसको बढ़ावा नहीं दिया गया। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपका नेगेटिव आपको बताना है। पहला है उपयुक्त इमारती ढांचा, एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके दिव्यांग बच्चों के लिए। पहला बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा सही से चल नहीं पाता और उसके लिए आप लोगों ने मान ली उसकी क्लासरूम या उसकी लाइब्रेरी आपकी फर्स्ट फ्लोर पर कर दी, तो उसको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? डेफिनेटली उसको दिक्कत आएगी। तो जितनी भी सुविधा होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, या उसको कोई दिक्कत है, तो ग्राउंड फ्लोर पर उसकी सभी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा उसको इमारती ढांचा मिलना चाहिए, ऐसा उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो आपका दिव्यांग बच्चा है। उसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक होना चाहिए। इस वाली बात को भी आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है। अगली बात करता है अनिवार्य विशेष शिक्षा की। देखिए, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है यहां पर जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, यहां पर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं। यहां पर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, यानी कि आपका समावेशी शिक्षा की बात करता है, कि जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। और हमसे नेगेटिव ही पूछा था, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अलग से कुछ आपका टीएलएम दे दो, कुछ और सुविधाएं दे दो, ठीक है। इन सुविधाओं की बात आपका कौन करता है? एनईपी 2020 भी करता है। तो भाई आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, बाकी आपके पॉजिटिव आपके दिए हुए हैं, ठीक।